नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल में आज बात चुनाव को लेकर सुपर गठबंधन की करेंगे। जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गठबंधन को लेकर चर्चा भी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन कर यूपी के दंगल में उतरेंगे। अखिलेश राजभर के साथ गठबंधन कर चुके हैं। जयंत चौधरी के साथ सीटों पर चर्चा चल रही है, तो वहीं अपना दल कमेरावादी ने भी अखिलेश के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। पर इस बीच अखिलेश और संजय सिंह की मुलाकात ने भी आप और सपा की गठबंधन पर सस्पेंस खड़ा कर दिया है। तो अखिलेश के सुपर गठबंधन की रणनीति पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। एक एक कर अखिलेश जो गठबंधन की रणनीति लेकर आ रहे हैं, कभी किसी से मुलाकात कभी किसी से मुलाकात, ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी को हराने की पूरी प्लानिंग तो की जा रही है। पर आज जो संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, लोग कह रहे हैं गठबंधन हो सकता है। इस मुलाकात को किस नजरिए से देखा जाए? सबसे पहले तो उन तमाम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के समर्थकों को मुबारकबाद जी। कि जिस केजरीवाल के पीछे ये लोग उसकी महिमा मंडन और उसको एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलनकारी जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए और देश की सेवा के लिए काम कर रहा है, उसको इस बात के लिए मुबारकबाद कि तुम्हारा लीडर वही काम कर रहा है जिसके खिलाफ इसने आंदोलन की। भ्रष्टाचार, गंदगी, परिवारवाद, तमाम तरह की जो कुरीतियां हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, उन सबको सहस्र गले लगाने के लिए ये बेचैन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के दरवाजे नहीं गई, संजय सिंह को भेजा और संजय सिंह मुंह छुपाते हुए उसके पास से बाहर निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, बाद में टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू अलग से, वो इंटरव्यू सारे के सारे प्रायोजित इसलिए क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है टेलीविजन चैनलों में और आम आदमी पार्टी में। ऐड चल रहा है आजकल, नौकरी लो नहीं, नौकरी देना। सारे लोग नौकरी ही देंगे, नौकरी करेगा कौन? दिल्ली में नौकरी करेगा कौन? ये फ्रॉड आदमी है, आप बात को समझिए। जब लोग ही नौकरी देंगे एक दूसरे को, सरकार किस लिए है? प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ सवाल पूछने के लिए कि तुमने कितनी नौकरी दी, तुमने कितनी नौकरी दी, ये तो बताओ। हर जगह फ्री, हर जगह ये तमाशा बना करके रखा हुआ है। तो खैर, मुबारकबाद उन तमाम पढ़े लिखे मूर्खों को जो लोग अरविंद केजरीवाल में एक व्यवस्था परिवर्तन करने वाला लीडर देखते थे। अब आपने बात की सुपर महागठबंधन की, है ना? तो ये महागठबंधन नहीं है, ये भानुमति का कुनबा है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अखिलेश यादव के पास 5 साल का वक्त था भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए, सोते रहे ये। अब आपने कहा कि पूरी तैयारी कर ली है, मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है। मुझे तो नजर ये आ रहा है कि अखिलेश यादव अपनी तबाही, अपनी बर्बादी का गड्ढा खुद ढूंढ रहे हैं, खोद भी रहे हैं। वो कहते हैं भाई, एक फिल्म में डालोग है कि आदमी अपनी कब्र खुद खोद रहा है। तो राजनीति वैसा ही खेल है। बात चल रही है राजभर से 25 सीट, एक और किसी से आज हो गई 10 सीट, 15 सीट, 35-36 सीट आरएलडी को भी, आम आदमी पार्टी को भी। अभी और भी नए नए लोग आएंगे, पीस पार्टी होगी, ये होगा वो होगा, ये तमाम तरह के। जीत के बाद क्या होगा? हालांकि जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ सुगबुगाहट नजर नहीं आ रहा है कि कोई आदमी दावे के साथ कह दे कि अखिलेश यादव के फेवर में कुछ हवा चल रहा है। उनको भी मालूम है कि योगी के खिलाफ उनके समर्थन में न कोई ओवर करंट है ना ही अंडर करंट है। दैट्स व्हाई ही इज लुकिंग फॉर सम पार्टनर्स।
कि कहीं कहीं से 4,000 5,000 वोट इधर से उधर से उनको मिल जाए, ताकि वो एक चुनौती वाले स्थिति में पहुंच जाए। और बाकी भाग्य भरोसे, मीडिया मैनेजमेंट, ये लुटियन गैंग, ये मुस्लिम वोटर्स, हिंदुओं को गाली देना, जिन्ना को महापुरुष बताना, यही सब काम होगा और राजनीति होगी। खैर, उनकी राजनीति है, उसके ऊपर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि अखिलेश यादव अकेले योगी को शिकस्त नहीं दे सकते हैं, ये तय है जी, बिल्कुल। लॉजिक तो यही है। और दूसरा, वो कब्र अपनी इसलिए खोद रहे हैं कि जिन जिन रणबांकुरों के साथ ये युद्ध में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट आने तक वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है इसके ऊपर कि अगर मान लीजिए, हालांकि वो स्थिति नहीं है, लेकिन मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आया और जिस हिसाब से ये सीट बांट रहे हैं, बहुमत अखिलेश यादव के पास भी नहीं होगी, समाजवादी पार्टी को अकेले। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये राजभर, ये अलग अलग पार्टियां, ये आरएलडी, ये लोग अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? जी। कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। और जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि जहां जीतती है वहां तो सरकार बनाती ही बनाती है, जहां हार जाती है और इस तरह का परमुटेशन कम्युनिकेशन फिट हो जाता है, वहां तो बीजेपी सरकार श्योर शॉट बनाती है। तो ये यूपी की राजनीति का एक अजीबोगरीब सूरत जो है सामने नजर आ रहा है। दो बातें जो आज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एक केजरीवाल के समर्थक जो उसको स्वराज लाएंगे, ये गुंडों के पार्टी के साथ मिलकर आप स्वराज लेकर के आएंगे, और संजय सिंह तो एक मोहरा है, उसके पास डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है। वो टेलीविजन पर सिर्फ बयानबाजी दे सकता है, वापस वो दिल्ली आएगा, केजरीवाल को बताएगा अखिलेश से क्या बातचीत हुई, उसके बाद फैसला किया जाएगा। और केजरीवाल की जो आदत है वो भी मुंह फाड़ देगा, भाई 100 सीट चाहिए हमको, ओवैसी भी बोल रहे हैं 100 सीट चाहिए, सबको 100 सीट चाहिए, कटोरा लगे के घूमेंगे समाजवादी। ये कहाँ से ये सुपर गठबंधन बनेगा? ये महागठबंधन कहाँ से बनेगा जब बाकी छोटे छोटे दल ही वो अपना अपना हिस्सा लेकर के भाग जाएंगे? तो ये तो समाजवादी पार्टी भूखी प्यासी बच जाएगी। चाचा जान भी बोल रहे हैं कि 100 सीट दो, सब लोग 100 के नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी अगर बार्गेनिंग करने के बाद भी ये सारी पार्टियां अगर साथ में आ जाती हैं तो 50% सीटें तो वो गठबंधन के नाम चली जाएंगी। तो अखिलेश यादव की पार्टी अपने आप में बहुमत लाने की स्थिति में नहीं होगी, और चुनाव के बाद जो होगा वो तो कोई गेस नहीं कर सकता कि कौन किसके साथ मिलकर सरकार बनाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर अभी रणनीति बना रहे हैं अखिलेश, कभी बात बनती है कभी बिगड़ जाती है। जयंत चौधरी के साथ कहा जा रहा है कि 36 सीटों पर सहमति बन गई है, उन्होंने डिप्टी सीएम का भी पद मांग लिया है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि हमें 100 सीट चाहिए, राजभर कह रहे हैं कि 10 सीट लेना है। तो बताओ, ये जो चल रहा है कहीं ये आपस में ही ना भिड़ जाए कि उसे इतना दे दिया, मुझे कम दिया? देखिए, ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक नॉर्मल सा पहलू है। गठबंधन किसी का भी हो, बीजेपी भी गठबंधन करेगी, कांग्रेस भी करेगी, समाजवादी पार्टी भी करेगी, यूपी में भी होता है, बाकी राज्यों में भी होता है। तो ये बार्गेनिंग सब लोग करना चाहते हैं, और वो बार्गेनिंग इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीट जीत के आए, कि ताकि चुनाव के नतीजे के बाद वो एक पावरफुल स्थिति में रहे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिक्कत क्या है कि ये जो पार्टनरशिप जो हो रहा है, जो गठबंधन बन रहा है, इट इज नॉट अमंग इक्वल्स। समाजवादी पार्टी एक चैलेंजर पार्टी है। अखिलेश यादव की सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी से, योगी आदित्यनाथ से है। और जब आप इस तरह का मैसेज देते हैं कि भाई उससे भी गठबंधन कर लिया, उससे भी गठबंधन कर लिया, तो एक बात तो तय हो गई
कि भाई आप सामने जाकर के सीधे हेड ऑन लेने की स्थिति में आपकी तैयारी नहीं है। अब तैयारी नहीं तो आप उससे कंपनसेट करते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं उनको ये, राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। अब जो लोग उधर बैठे हुए हैं उनको लग रहा हो कि भाई ये तो फंस गया, अकेला जाएगा तो हार जाएगा, उसको ज़रूरत है पार्टनर्स की, तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब राजभर तय करेंगे कि ओवैसी को कितनी सीट देनी है, मतलब ये अजीबोगरीब स्थिति है। वो तो मुसलमान वोटिंग टैक्टिकल तरीके से करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमानों के साथ क्या दिक्कत है कि वो अपने लिए नहीं वोट करते, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, तो वो अलग स्थिति बन जाती है। अदरवाइज मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न अगर खुद के लिए, खुद के विकास के लिए, खुद की नौकरी के लिए, खुद की शिक्षा के लिए अगर करना हो, तब तो ओवैसी के पास बहुत सारी सीटें आ जाएंगी। लोग उसको वोट ना दें, लेकिन मुस्लिम समाज में ओवैसी की अपनी क्रेडिबिलिटी है। आप उनको वोट ना दें, लेकिन आप ये देखिए कि जब भी वो रैली वैली करते हैं, और मैं आपको एक बात और बता दूं, ओवैसी उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ रहे हैं और 100 सीटें मांग रहे हैं, इसके पीछे की अपनी एक रणनीति है। जिन इलाकों में, और इस तरह की काफ़ी 60-70 सीटें इस तरह से हैं कि जहां मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज़्यादा है, ऐसे कंस्टिट्यूंसी में ओवैसी आराम से चुनाव जीत सकते हैं। इस बात को समझिए। बिहार में जब वो चुनाव लड़ने गए, सारे लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो बीजेपी का दलाल है, ये है वो है। 6 सीटें वो जीते, मुश्किल से 15-20 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव था किन किन इलाकों को, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। ये 6 की 6 सीटें कहाँ से आई? ये 6 की 6 सीटें आई हैं आपको कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इस इलाके से। वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, कहीं के तो 60%, 70% के आसपास उस कंस्टिट्यूंसी से ओवैसी जीत के आ गए। आप कहते हो कि भाई ये बीजेपी के दलाल हैं। जिन जिन जगहों पे ओवैसी को कुछ भी वोट आया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स वहाँ पे ओवैसी को उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने आरजेडी को वोट दिया, आरजेडी जीत गई। दूसरी पार्टी जीती, एनडीए को सीट नहीं मिला जहाँ जहाँ ये चुनाव लड़ रहे थे। मतलब ये कि ओवैसी ने एक नया फार्मूला ईजाद कर लिया है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं, जहाँ इस बात की चिंता नहीं है कि मुस्लिम वोट बट गया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, जहाँ कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है मुसलमानों के बीच कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत भी सकती है, वैसी स्थिति में भारतीय ओवैसी को मुसलमान पूरी तरीके से वोट दे देते हैं। 60-70 सीटें हैं यूपी, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी मिला करके, जहाँ पे वो इस तरह का गेम जो उन्होंने बिहार में किया, वो गेम वो करेंगे। और यही दिक्कत है कि वो जो सीटें जाती है, वो नुकसान किसको होता है? वो तथा कथित सेकुलर पार्टियां। हिंदुस्तान में कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, मेरा एकदम फर्म बिलीव है। हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है, लेकिन खुद को ये सेकुलर कहते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट बैंक की प्यासी, मुस्लिम परस्त राजनीति, अपीजमेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो खुद को सेकुलर बताती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये लोग मुसलमानों के लिए कुछ करता भी नहीं है और मुसलमान उनके पीछे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये ओवैसी का स्टाइल है। जो बात मैं कह रहा हूँ, यही ओवैसी के प्लान का, ओवैसी के कैंपेन का मुख्य जो है वो केंद्र होता है। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब चीज़ों से सर एक चीज़ तो क्लियर है कि सपा अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती, वो अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे में अब सपा का अस्तित्व क्या बचा है? देखिए, सपा तो एक स्ट्रांग पार्टी है वहाँ पे। सपा भारतीय जनता पार्टी की अल्टरनेटिव पार्टी तो है, इसमें डाउट ही नहीं है जी। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अल्टरनेटिव आप कैसे बनते हैं?
यहाँ तो कोई गुंडागर्दी का सिस्टम है नहीं, आपको तो वोट से ही सत्ता परिवर्तन करना होगा। तो आपको 5 साल तक, जैसे सरकार चल रही है, 5 साल तक आपको विपक्ष की एक सशक्त भूमिका में होना होगा। दूसरी बात यह कि आपको संगठन मैच करना पड़ेगा। जिस तरह का संगठन भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में बिल्ड किया है, वैसा ही आपको खुद भी करना पड़ेगा। आप नहीं कर पाए, इसलिए आपको गठबंधन में लोग चाहिए, आपको कास्ट बेस्ड समर्थन चाहिए, आपको रिलीजन बेस्ड समर्थन चाहिए। वो जो सारे जो गठबंधन हो रहे हैं वो क्या है? दिस आर ऑल कास्ट बेस्ड पार्टीज। आरएलडी है, जाटों की पार्टी है, राजभर है, ओबीसी की पार्टी है, तो सबका अपना अपना वो सिस्टम है। तो एक तो अल्टरनेटिव रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, जो फासला नज़र आ रहा है, 19-20 का नहीं है, ये 15-20 का होता चला जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में ये दायरा और भी बढ़ता चला जाएगा, जो अखिलेश यादव को अभी से ही इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो इस बार यूपी का चुनाव एकदम अलग होने जा रहा है, क्योंकि मुद्दे एक तरफ और दूसरी तरफ है विपक्षियों के झुंड की सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी हटाओ वाली। यानी यूपी में किसी की भी सरकार बन जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, ये विपक्षी की पूरी कोशिश है। इसलिए तो तमाम विपक्षी पार्टियां एक तरफ दिख रही हैं और बीजेपी खुले शेर की तरह अपने राष्ट्रवाद और विकास वाले मुद्दों पर सवार है। अब देखना होगा अखिलेश की गठबंधन वाली नीति यूपी के दंगल में क्या असर डालती है। यूपी चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।